नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ा हमारा खास बुलेटिन लोकतंत्र 2017। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उम्मीदवारों को राहत देने के लिए चुनाव आयोग ने निकाला रास्ता। पैसा निकालने के लिए देगा चालू खाता खोलने की सलाह। आरबीआई ने निकासी की सीमा बढ़ाने से किया था इनकार। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 69 सीटों पर 19 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। एटा और अलीगढ़ में अखिलेश यादव की रैली। पंजाब में दिग्गजों की रैलियां। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बताया जन विरोधी। मायावती का बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस की साख दांव पर। पार्टी के कद्दावर नेता इंद्रह देश फिर चुनाव मैदान में। बीजेपी से कड़ी चुनौती। पांच राज्यों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चालू खाता खोलना होगा। पीटीआई के मुताबिक चुनाव आयोग ने चुनावी खर्च की व्यवस्था करने में दिक्कतों का सामना कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये कदम उठाने का फैसला किया है ताकि वो बचत खातों के लिए तय सीमाओं से बच सके। आरबीआई ने कल चालू खाते से राशि निकालने की सीमा खत्म कर दी है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने आयोग की उम्मीदवारों के लिए नकदी निकासी की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए साप्ताहिक करने की मांग खारिज कर दी, जिस पर आयोग ने आरबीआई को दोबारा चिट्ठी लिखकर नाखुशी जताई थी। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का काम सोमवार से शुरू हो गया। चौथे चरण के लिए 6 फरवरी तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 9 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस दौर में 23 फरवरी को 12 जिलों की 53 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें रायबरेली, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ जैसे जिले शामिल हैं। वहीं तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। इस चरण में 12 जिलों की 69 सीटों के लिए 19 फरवरी को मतदान होगा। जिन जिलों में वोटिंग होनी है उनमें फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज और कानपुर देहात शामिल हैं। नामांकन पत्रों की जांच 1 फरवरी को होगी, जबकि 3 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 2012 में यहां हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी को 69 में से 55 सीटें मिली थी, जबकि बीएसपी ने 6 और बीजेपी ने 5 सीटें जीती थीं। बीजेपी नेता और थाना भवन से उम्मीदवार सुरेश राणा के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। सुरेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना भवन के सर्कल ऑफिसर सुनील त्यागी के मुताबिक सुरेश राणा को चुनाव आचार संहिता का आरोपी पाया गया है। हालांकि सुरेश राणा ने कहा कि उन्होंने बदमाशों के खिलाफ ये बयान दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल एटा और कासगंज समेत 5 जगहों पर चुनावी सभाएं की। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। अखिलेश यादव आज भी एटा के अलावा अलीगढ़ में रैली करेंगे। वहीं 3 फरवरी को आगरा में अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ पहली साझा रैली करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एटा में अपनी चुनावी रैली में नोटबंदी का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना तैयारी के लिए गए केंद्र सरकार के इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। 500,000 रुपए बंद कर दिए, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, 500,000 बंद। कई लोगों ने अपने बच्चों की गोलक तोड़ दी कि पैसा नहीं था उनके घर में, गुल्लकें तोड़ दी गई। शायद हमारे गरीब किसान मजदूर इस बात को न समझें, लेकिन जो बुद्धिजीवी है, अर्थशास्त्री है, वो जानते हैं पैसा बंद होने से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ, मजदूरों को नौकरियां को छूट गई, किसान को तकलीफ हो गई और धान को भी पैसा नहीं मिल पाया। इस बार पैदावार का ऐसे ही लुट गया। मुख्यमंत्री ने पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव की नाराजगी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह
पार्टी के संस्थापक और उनके आदर्श हैं। सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी का बढ़ेगा तो नेताजी का सम्मान बढ़ेगा। बताओ किसका सम्मान बढ़ेगा? ये पार्टी बच गई, साइकिल बच गई। बताओ पार्टी बची कि नहीं बची? साइकिल बची कि नहीं बची? अब इस साइकिल को तेज कौन भगाएगा बताओ? अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो नहीं जाएगी आगे। ये समाजवादी आंदोलन अगर 30 साल आया है, 25 साल आगे आया है। अखिलेश यादव ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पिछले 5 साल में उनकी सरकार ने तमाम सड़क और बिजली परियोजनाएं लागू की। इसके अलावा प्रदेश में कई सामाजिक योजनाएं शुरू की जिनका लाभ सभी वर्गों को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस समय हमारे साथ पंचानन मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। पंचानन, काफी हलचलें उत्तर प्रदेश में बढ़ गई हैं चुनाव को लेकर, और एक तरफ जोर शोर से समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन का प्रचार चल रहा है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बगावती तेवर भी, बागी लोगों की जमात भी बड़ी खड़ी होती जा रही है। मुलायम सिंह यादव का हालिया बयान था, उन्होंने कहा जितने भी विश्वस्त हैं वो कांग्रेस के खिलाफ लड़े। क्या मायने निकाले जाए और इससे कितनी मुसीबत बढ़ रही है अखिलेश यादव की? यहाँ बिल्कुल सही बात है। ये दोहरी यहाँ पर समाजवादी सामने खास कर रहा है, तो दूसरा इसका समाजवादी गठबंधन सामने वाला है जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का नया गठबंधन बना है, और ये कहा जा रहा है कि ये कोई पसंद है ऐसा किया जा रहा है। देखिए, मुलायम सिंह यादव ने इसी जब ये ऐलान हुआ उसी शाम को कुछ घंटे बाद ही साफ कर दिया कि गठबंधन उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसका 2-3 बड़े कारण ये है कि मुलायम यादव पूछी थी उनमें से बहुत टिकट हुए हैं। दूसरा ये है कि कांग्रेस के लोग जहाँ गठबंधन के बाद जो कांग्रेस को टिकट मिल जाएगी, उनको लगता है कि समाजवादी लोग लगेंगे वहां पर। की आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। पंचानन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। हम कोशिश करेंगे आपसे दोबारा बात हो पाए। इन सबके बीच रायबरेली जिला राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश के वीआईपी जिलों में गिना जाता है। इसके बावजूद रायबरेली में सड़क, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं ना के बराबर हैं। कांग्रेस अपने इस पुराने गढ़ में प्रियंका गांधी की रणनीति के सहारे वापसी की कोशिश में है, जबकि बीजेपी यहां कांग्रेस का प्रभुत्व खत्म करना चाहती है। रायबरेली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। कांग्रेस नेता फिरोज गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मशहूर समाजवादी नेता राज नारायण रायबरेली से सांसद चुने जा चुके हैं। जिले में राष्ट्रीय फैशन, उड्डयन, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, फुटवियर और फार्मास्यूटिकल संस्थान हैं। लखनऊ मंडल के 6 जिलों में से एक रायबरेली की आबादी 34 लाख से ज्यादा है। जिले में कई कारखाने भी हैं। इसके बावजूद बेरोजगारी और मूलभूत सुविधाओं की कमी जिले में बड़ा चुनावी मुद्दा है। नोटबंदी का असर तो बहुत है, क्योंकि छोटे तबके का आदमी जो गांव में है, आज तक बैंकों में पैसा नहीं पहुंचा है। वो गांव की पब्लिक बहुत परेशान है इस बीच। कंपनियां बंद है, यहाँ पे मजदूर रोड पे घूम रहा है और उसमें काम करने के लिए, रोटी के लिए तरस रहा है। न पैसे कमा नहीं पाते, इसलिए कि फैक्ट्री बंद के कारण हम लोग यहाँ के जितने भी निवासी सबको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। रायबरेली, ऊंचाहार, हरचंदपुर, सलोन, सरेनी और बछरावा। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में रायबरेली से पीस पार्टी के अखिलेश सिंह, ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार पांडे, हरचंदपुर से समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र विक्रम सिंह, सलोन सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी की आशा किशोर, सरेनी से समाजवादी पार्टी के देवेंद्र प्रताप सिंह और बछरावा सुरक्षित से समाजवादी पार्टी के ही रामलाल अकेला चुनाव जीते थे। कांग्रेस का गढ़ कहलाने वाले रायबरेली की सभी 6 सीट पर पार्टी की बुरी हार हुई। कई जगहों पर तो कांग्रेस दूसरे स्थान पर भी नहीं थी। कांग्रेस अब की बार पूरी तरह से मुकाबले में है। जनता का रुझान भी कांग्रेस के प्रति बड़ा अनुकूल है। जितना हमारा साहब मजबूत कैडर है, जितना संगठन हमारा मजबूत है, उतना किसी भी दल का मजबूत नहीं। आज की तारीख में हमारे करीब 13-14 हजार कार्यकर्ता हैं पूरे जनपद में। इंदिरा गांधी के शासनकाल में रायबरेली को इंडस्ट्रियल हब के तौर पर विकसित करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद के दौर की सरकारों के समय में रायबरेली में उद्योग धंधे खुलने की बजाय बंद होते चले गए। और आज अगर रायबरेली को उद्योग धंधों का कब्रिस्तान कहा जाए तो ये शायद गलत नहीं होगा।
इस बार जिले में तकरीबन सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा बीजेपी और बीएसपी भी रायबरेली को राजनीतिक तौर पर अहम मानकर चल रही हैं। बंद फैक्ट्रियां, बदहाल सड़कें और खस्ताहाल अस्पताल इस बार जिले की तकरीबन सभी सीटों के चुनावी नतीजों पर असर डाल सकते हैं। पंचानन मिश्रा, रायबरेली। और अब बात गोवा की। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई गई है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के मुताबिक मनोहर पर्रिकर ने दूसरी पार्टियों से पैसे लेने और बीजेपी को वोट देने की अपील की। पार्टी ने चिंबल में दिए गए उस बयान की कॉपी भी चुनाव आयोग को दी है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है। राज्य चुनाव आयोग ने मामले की जांच करके चुनाव आयोग को इसकी रिपोर्ट देने की बात कही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गोवा में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। चुनाव आयोग ने गोवा के निर्वाचन अधिकारियों को मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। केजरीवाल ने वोटरों को पैसे लेने और वोट पार्टी को देने की अपील की थी। गोवा विधानसभा में पहली बार ताल ठोक रही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मापुसा में दिए गए बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। गोवा निर्वाचन आयोग ने पुलिस में मामला दर्ज करने के बाद चुनाव आयोग को रिपोर्ट भी भेजी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार धारा 171B और 171E जो भारतीय दंड संहिता है, साथ ही साथ 123(1) आरपी एक्ट 1951, इनके तहत में हमारे रिटर्निंग ऑफिसर मापसा ने मापसा थाने में एक मामला दर्ज करवाया है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर है, इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज होते ही अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को एक और पत्र लिख दिया है। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में चुनाव आयोग से कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी के मनोहर पर्रिकर पर एफआईआर दर्ज करने को कहा है। केजरीवाल ने दावा किया है कि इन दोनों नेताओं के बयान भी वोट के बदले रिश्वत लेने को प्रोत्साहन देने के दायरे में आते हैं। इधर कांग्रेस ने मामले को गंभीर बताते हुए केजरीवाल पर कड़ी कार्रवाई की अपील की है। ये बात बहुत ही सीरियस है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जब कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर जो एक नेशनल पार्टी को बिलोंग करता है, वो एक स्टेट में प्रचार के लिए, कैंपेनिंग के लिए आता है, और जब वो वोटर्स को बोलता है कि आप पैसा ले लो और वोट करो, शायद अपने पार्टी को करो या दूसरे की पार्टी को करो, लेकिन आप वोटर को तो करप्ट बना रहे हैं। दरअसल केजरीवाल ने मापुसा की चुनावी रैली में लोगों से दूसरी पार्टियों से रुपए लेकर वोट आम आदमी पार्टी को देने की अपील की थी। इस पर चुनाव आयोग ने केजरीवाल को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। केजरीवाल ने अपने जवाब में उल्टी चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए। आयोग ने केजरीवाल के इस रवैये पर सख्त नाराजगी जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल गोवा की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार खत्म करने के प्रधानमंत्री के दावे झूठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नोटबंदी के चलते गरीबों से पैसा छीना गया, जिसका खामियाजा गोवा को भी उठाना पड़ा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को उत्तरी गोवा के मापुसा में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में गोवा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लियोजिनो फ्लेरियो, चुनाव प्रभारी दिग्विजय सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी अपने मन की बात करते हैं, लेकिन लोगों के मन की बात नहीं सुनना चाहते। मोदी जी बोलते बहुत हैं, अच्छा भी बोलते हैं। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने के वादों को लेकर प्रधानमंत्री पर सवाल भी उठाए। हम सख्ती से काम करेंगे और गोवा में भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। और मैं आपको खुशी से यहां कहना चाहता हूं, कि गोवा के विधानसभा में जो लोग जाएंगे, कांग्रेस पार्टी से जो जाएंगे, 60% से ज्यादा लोग नए चेहरे हैं, युवा हैं। नोटबंदी पर राहुल गांधी ने कहा कि चुने हुए लोगों को इस फैसले का फायदा हुआ, जबकि गरीब को तकलीफें झेलनी पड़ी। भ्रष्टाचार की लड़ाई में उन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, आपका ही पैसा आपसे छीन लिया, बड़े बड़े वायदे दिए,
एक वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। पूरा का पूरा लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का चुने हुए लोगों को फायदा देने का है। राहुल गांधी की गोवा में ये दूसरी रैली थी। इससे पहले उन्होंने दक्षिणी गोवा में भी एक रैली को संबोधित किया था। गोवा प्रदेश छोटा जरूर है, लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि इसकी जीत कांग्रेस के लिए बेहद अहम होगी। यही वजह है कि राहुल गांधी गोवा में अपनी पुरजोर ताकत लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन चेतन के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, गोवा। और प्रणव इस समय हमारे साथ गोवा से सीधा जुड़े हुए हैं। प्रणव, अगर हम बात करें, पहले अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया चुनाव आचार संहिता को लेकर, और अब खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और लगभग कुछ वैसे ही आरोप है जैसे अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए। जैसा आप अभी कह रहे हैं, राज्य छोटा है लेकिन अब बड़े नाम आचार संहिता उल्लंघन को लेकर भी सामने आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल की तो मुश्किलें इसलिए भी और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि पहली नजर में ये आचार संहिता का खुले आम आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनता है। लेकिन इसके साथ ही रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जो लगातार गोवा में चुनावी प्रचार कर रहे हैं, सबसे बड़ा चेहरा है वो गोवा के बीजेपी की तरफ से, वो भी कुछ इसी तरह के एक मामले में फंसते दिखाई दे रहे हैं। गोवा फॉरवर्ड पार्टी है जो एक रीजनल पार्टी है, और उन्होंने उनकी वो सीडी चुनाव आयोग को सौंपी है जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि वो भी एक तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देना चाहिए जनता को, भले ही कोई कुछ किसी भी तरह का प्रलोभन दे और उसको अगर आप स्वीकार करते हैं उसके बाद भी वोट कमल के निशान पर ही जाना चाहिए। इस तरह की बात की गई है। आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर गोवा में मीडिया से मुखातिब होंगे। मुमकिन है कि वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन इतना जरूर है कि गोवा के चुनावों में बहुत सारी ऐसी शिकायतें मिल रही है आचार संहिता के उल्लंघन की, जो अपने आप में ये कहा जाए कि बेहद संजीदा मसला है। बिल्कुल, और जैसा अपडेट आप दे रहे हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, और पूरी संभावना है कि इस मसले पर वो अपनी सफाई भी पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए गोवा के बाद अब रुख करते हैं पंजाब का। पंजाब में अकाली बीजेपी को जीत दिलाने के लिए दोनों पार्टियों का धुआंधार प्रचार चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल अमृतसर रैली में अकाली बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने आम आदमी पार्टी को बाहरी करार दिया है, जबकि कांग्रेस पर जन विरोधी और मौका परस्त होने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष ने पंजाब की शांति, एकता और विकास के लिए बीजेपी अकाली उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं दिखाई पड़ता है, उसको पंजाब का भी मुख्यमंत्री बनना है, गोवा का भी बनना है, गुजरात का भी बनना है, और उनको मालूम नहीं है कि जनता है सब जानती है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी कल पंजाब के फगवाड़ा में चुनावी रैली की। यहां बीएसपी प्रमुख ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। फगवाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि दलितों को अब एकजुट हो जाना चाहिए। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि आरक्षण खत्म करने के लिए साजिश की जा रही है और इससे निपटना जरूरी है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के कारण यहाँ भारतीय संविधान में शिक्षा, सरकारी नौकरियों व राजनीति आदि में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें भी अब यह एक सोची समझी साजिश के तहत ही निष्प्रभावी बनाने व उन्हें धीरे धीरे खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मायावती ने आरोप लगाया कि सभी दलों ने दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने शासनकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों शासनकाल के दौरान वहाँ सभी वर्गों के जान माल व मजहब की भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से हिफाजत की है, और ये हमारी सरकार की वहाँ कानून व्यवस्था के मामले में अभी तक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। बीएसपी को वोट करने की अपील के साथ ही मायावती ने कहा कि किसी भी दल ने
दलितों के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाया। उन्होंने दावा किया कि दलितों के हित की रक्षा सिर्फ बीएसपी ही कर सकती है। पीछे भेजा है ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मेरी सरकार। और अब बात उत्तराखंड की। हल्द्वानी विधानसभा सीट राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड कांग्रेस की कद्दावर नेता इंदिरा हृदयेश यहां से विधायक हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार हल्द्वानी में पूरा दमखम लगा रखा है। कुमाऊं का द्वार कहलाने वाला हल्द्वानी राजनीतिक तौर पर शुरू से ही महत्वपूर्ण रहा है। कुमाऊं का ये सबसे बड़ा शहर है। विकास के लिहाज से कई पर्वतीय शहरों में से बेहतर हल्द्वानी में लंबे समय से इंदिरा हृदयेश की राजनीति की छाप रही है। वो इस बार भी जीत की उम्मीद बांधे मैदान में खड़ी हैं। अगर मैं बड़ी बोल ना बोलूं तो ये एक तरफा जीत रहा है, एक तरफा ये सीट जीत रही है। और इसलिए नहीं, मैंने काम किया, मैं काम करती हूँ, वो मेरी आदत एक हिस्सा है, पर जनता को भी सबक सिखाना है। सूबे की वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश के खिलाफ बीजेपी ने इस बार युवा उम्मीदवार जोगेंद्र रौतेला को मैदान में उतारा है। मेयर चुने जाने के बाद रौतेला की राजनीतिक शख्सियत शहर में बढ़ी और इस बार वो इस भरोसे के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं कि विकास के मोर्चे पर इंदिरा को पटखनी देंगे। इंदिरा जी का जो विकास का खाका है वो सुनियोजित नहीं है, समग्र नहीं है। जीत के लिए मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ। चुनाव में जब मैंने उम्मीदवारी की थी तो पूरे आश्वस्त होकर की थी। हालांकि शहर में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए जनता बेहतर नेतृत्व की तलाश में जुटी है। इनमें से शिक्षा से लेकर पानी निकासी के मुद्दे अहम हैं। नालियों में कितना कूड़ा चौक पड़ी है, 2.5 साल हो गए, कभी देखने नहीं आया। इस रोड की समस्या क्या है? और 10 ठेले हैं, वो लगते हैं कूड़ा सब वहाँ नाली में डाला है, नाली खुली पड़ी है। बरसात होने के कारण इतना रोडों में पानी बहने के कारण हम लोगों को और आम आदमी जो चल रहा है इसको कितना प्रभावित हो रहा है इस पानी से। रेलवे स्टेशन से सटी शकूर बस्ती मामला भी हल्द्वानी में जोर से उठ रहा है। दरअसल रेलवे विभाग इलाके में रहने वाले 30,000 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चला गया और उन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के पक्ष में स्टे दिया है। कांग्रेस स्थानीय लोगों के पक्ष में खड़ी रही, लिहाजा इलाके में कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिख रहा है। पूरी हल्द्वानी में सब विकास ही विकास मैडम की देन है और अब कैसे मैडम सब बहुत बम्पर वोटों से जीतेंगी। बहरहाल हल्द्वानी की लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस ही दिखाई दे रही है। गोविंद बल्लभ पंत से लेकर इंदिरा हृदयेश तक हल्द्वानी ने कई कद्दावर नेता प्रदेश को दिए। इसकी राजनीतिक अहमियत को देखते हुए लोगों की निगाहें अभी से चुनाव नतीजे पर टिकी हुई है। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी, हल्द्वानी। और दिलीप खान सीधा हमारे साथ इस समय जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। दिलीप, हमने हल्द्वानी की दिलचस्प रिपोर्ट देखी, आपकी रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ मतदाताओं में गुस्सा दिख रहा है तो एक तरफ विकास से काफी संतुष्ट भी मतदाता दिख रहे हैं। जितना आप अभी तक उत्तराखंड में घूमे हैं, क्या लग रहा है, वोटरों के मन को पढ़ पाना आसान है या नहीं इस बार उत्तराखंड में चुनाव को लेकर? देखिए प्रीति, कल नाम वापसी की आखिरी तारीख है और कांग्रेस बीजेपी के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो डिसिडेंट है, जो बागी उम्मीदवार हैं, जो अपने ही नेताओं के खिलाफ उस मैदान में निर्दलीय के तौर पर खड़े हैं, उनको मनाना। असल में आप देखेंगे कि लगभग कम से कम 12 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की टॉप लीडरशिप के खिलाफ ऐसे कैंडिडेट मैदान में हैं जिन्होंने उनकी नींद उड़ा दी है। इनमें से मुख्यमंत्री हरीश रावत की किच्छा सीट की बात करें या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की सीट शाहजपुर की बात करें या फिर बीजेपी की तरफ से सतपाल महराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट की सीट, इन सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बागी उम्मीदवार इस बार मैदान में खड़े हैं जो टिकट कटने के असंतुष्ट होकर अपने ही लीडरशिप के खिलाफ खड़े हैं। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व इस बात पर जोर शोर से जुटी है कि किसी भी तरह इन बागी उम्मीदवारों को मना लिया जाए और ताकि उम्मीदवारी के मैदान में और पॉलिटिक्स में उत्तराखंड में जो आपकी बेहद मामूली सीट से, मामूली वोटों से सीटों का फैसला होता है, वहां पर कम से कम
उम्मीदवारी जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं वो उनकी पार्टी के अपनी ही पार्टी के वोट न काट पाए। अगर उत्तराखंड में घूमेंगे तो आप कुमाऊं से लेकर और हल्द्वानी और गढ़वाल तक इन सभी बेल्ट में इस बार मुद्दे थोड़े से गौण दिख रहे हैं और वोटरों का मिजाज राजनीतिक लाइन पे ज्यादा दिख रहा है और किसी भी मुद्दे पर वोटिंग करने के बजाय जो वोटिंग पैटर्न है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ उनकी राजनीतिक लाइन जुड़ी बिल्कुल। और जैसा आपने पहले ही अहम मसला उठाया, जिस तरह से चुनाव अब बिल्कुल पास है, बगावती तेवर जिन लोगों के हैं अपनी अपनी पार्टी के अंदर, उसको संभालना इस समय बेहद जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड में हम जानते हैं दोनों ही पार्टियों के बीच किस तरह बराबरी का मुकाबला चलता है। ऐसे में बड़ी मुसीबत ऐसे बगावती तेवर खड़ी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तमाम जानकारी को दिलीप हम तक पहुंचाया। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल हमारे खास बुलेटिन लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।